एक तरह से देश आज़ाद होने के बाद में आप पहले थानेदार हैं और देश आज़ाद होने के बाद में आपने वेरीफाई भी कराया, वेरीफाई भी अपने जो अफसरों से करवाया कि क्या मैं ही देवासी समाज का पहला थानेदार हूँ। तो वेरीफाई के रूप में डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए गए इनके अफसरों द्वारा कि हाँ आप ही देवासी समाज के पहले थानेदार हैं। आज की बात राजीव देवासी के साथ। नमस्कार, मैं फिर से राजीव देवासी और मैंने एक वादा किया था मैं बहुत ही इस समाज के गणमान्य लोगों से आपकी मुलाकात करवाऊंगा। हम इस समय है कर्मावास पट्टा में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज एक बहुत ही खुशी का विषय है कि जिन्होंने अपना एक वर्चस्व स्थापित किया है रायका समाज में, प्रथम थानेदार के रूप में चयनित हुए हैं देवासी समाज में। इनके बारे में आपको क्या बताऊं, सन 1975 में सरदारपुरा जोधपुर में भी आपने थानेदारी की है और एक बहुत बड़े सच्चे भामाशाह है और बड़े कद के भामाशाह है। 1.25 करोड़ रुपए खर्च करके अभी इन्होंने आयोजन किया है। हमारे साथ में यहाँ पर है कर्मावास पट्टा के मिस्टर जीवन राम जी देवासी नांगू, जो कि थानेदार के रूप में इन्होंने जीवन बिताया है और माउंट आबू पे इन्होंने बहुत ही अपना एक जीवन का बड़ा पार्ट वहाँ पर बिताया है। होटल्स है आपके वहाँ पर और आज हमारे साथ में दर्शकों से रूबरू होंगे। जी मैं वैसे 68 जनवरी में पुलिस डिपार्टमेंट में डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर सन 47 के बाद में देवासी समाज में मेरा ही सिलेक्शन हुआ था और मुझे वहाँ बड़े बड़े अधिकारियों ने इंटरव्यू में यही पूछा था क्या ये देवासी क्या होता है, ये रबारी क्या होता है, ये रायके क्या होता है। तो मैंने उनको इस भाषा में समझाया कि भाई भेड़ बकरी पालते हैं और खेती करते हैं, पशुपालन का काम करते हैं। तो मात्र 10,000 कैंडिडेट थानेदार के इंटरव्यू में आए थे, उसमें मात्र एक अपनी देवासी जाति का मैं ही सदस्य था। तो हमारे आईजी साहब सुल्तान सिंह जी थे, उन्होंने सारा रिकॉर्ड सन 47 के बाद में दिखाया तो कोई देवासी जाति का थानेदार पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं हुआ। इसी बुनियाद पर और मेरे योग्यता के अनुसार उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। 10,000 जो कैंडिडेट आए थे उसमें से सिर्फ 35 थानेदार लिए गए, उसमें मेरा भी नंबर था। जी देख सकते हैं, बहुत ही गर्व का विषय है कि रायका समाज के पहले थानेदार आप रह चुके हैं और एक समाज सेवी भी है और पुलिसिंग करते हुए आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी है। इस पुलिस से भी आपका एक बहुत बड़ा नाता रहा है। गांव में एक मंदिर है, 15 साल पहले भी राधा कृष्ण का आपने मंदिर बनाया था। कई ऐसे मंदिर हैं जो 25-25 साल से आप ही वहां पर जो है पूजा करवाते हैं और अभी रिसेंट में आपने एक नागनेची माता का जो मंदिर बनाया है 1.25 करोड़ रुपए लगभग 75 लाख से लगा करके इन्होंने अभी 7 दिन का एक कथा भी करवाया है, कलश यात्रा भी निकलवाई है। हम आपसे पूछना चाहेंगे कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग रही है? मेरी पोस्टिंग वैसे शुरू में तो पाली कोतवाली में रही, वहाँ मैं करीबन 1.5 साल अंडर ट्रेनिंग रहा। कौन सा सन था सर? वो सन 69-70 उस समय मैं अंडर ट्रेनिंग वहाँ पाली कोतवाली में लगा था। उसके बाद में फिर मैं पाली जिले में ही देसूरी, पाली इन थानों में रहा। फिर होम डिपार्टमेंट का ये ऐसा प्रोविजन आ गया कि भाई जिले का थानेदार जिले में नहीं रह सकता। तो फिर मैं जालोर, सिरोही में सभी करीब 1 क्लास के थानों में मेरा पोस्टिंग, सिरोही कोतवाली, जालोर कोतवाली, भीनमाल, रानीवाड़ा और साइला, इस तरह के इन जिलों में रहा। फिर बाड़मेर जिले में रहा, जैसलमेर कोतवाल रहा और फिर बाड़मेर में भी रहा। इसके अलावा मैं जोधपुर सदापुरा में भी 75 में रहा और फिर भी कुछ यहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट का रवैया ऐसा राम नाम ठाम पे कुछ भेदभाव वाली प्रक्रिया देखी तो मैं बीकानेर रेंज में चला गया और बीकानेर रेंज में मैं गया तो मेरा वहाँ चूरू कोतवाली में पोस्टिंग हुआ, फिर सुजानगढ़ रहा, फिर डूंगरगढ़ थाने में रहा और फिर बीकानेर ट्रांसफर हुआ, बीकानेर कोतवाली में रहा और इसके बाद मैं गंगानगर जिले में। गंगानगर में चुनावड़ है, सदर गंगानगर है,
गंगानगर सिटी है, और इस तरह के थानों में मेरा पोस्टिंग रहा। फिर कुछ सामाजिक परिस्थितियों के कारण मैंने वापस डायरेक्ट जोधपुर रेंज में ट्रांसफर करा के सिरोही जालोर आसपास जिला में रहा। जी, रेंज भी आपने चेंज की है। रेंज चेंज करके आप जो है काफ़ी राजस्थान के क्षेत्रों में आप रहे हैं। हम आपसे माफ़ी चाहेंगे, अभी आपने जो भेदभाव का एक कहा था उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। कहाँ पर क्या भेदभाव हुआ और आपको जाना पड़ा? भाव ऐसा हुआ, मैं जिस समय भर्ती हुआ उस समय पुलिस डिपार्टमेंट में ज़्यादातर 70-75% राजपूत लोग ये अधिकारी थे। राजपूत जाति के अधिकारी ज़्यादा थे, तो उनको कुछ ऐसा महसूस होता था कि मैं ये जात से रवारी है, इसको कैसे सल्यूट करूं। मेरे से छोटी रैंक वाले ये महसूस करते थे कि मैं इसको कैसे सल्यूट करूं। फिर ऊपर वाले अधिकारी भी उस पर कम ध्यान देते थे, कम महत्व देते थे। तो फिर मैंने ऐसी परिस्थितियां देख करके मैंने कहा, इसमें ज़्यादातर राजपूत वर्ग है जो अपने से भेदभाव रखते हैं, या इनके जो उनको वो अच्छा नहीं लगता कि ये थानेदार है। मेरे से नीचे के जो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ASI वगैरह थे, वो सैल्यूट करने में भी शंका करते। इसलिए फिर मैंने मेरी मर्जी से ही ट्रांसफर करा करके बीकानेर। लगभग कौन से सन की बात है अप्रोक्सीमेटली? आप तो करीब है 78 की। काफ़ी चीज़ों को फेस आपने किया है, काफ़ी विडम्बनाएं भी, काफ़ी चीज़ें घटित हुई है, लेकिन नाम किया, दमखम के साथ में अपनी एक ड्यूटी की है। हमने इनके बारे में जब पता लगाया, सर्वे किया, तो एक बात और निकल के आई। पुलिस में रहते हुए आपने नशा नहीं किया। हमने सुना आपने कभी जीवन में शराब नहीं पी। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में डायरेक्ट थानेदार बनने के बाद में किसी तरह के मादक द्रव्य, दारू है, मीट है वगैरह है, चरस फलाना गांजा फांजा वगैरह, किसी तरह का नशा मैंने नहीं किया। क्योंकि मुझे ये याद था कि देवासी जाति का, मेरी जाति में राजस्थान में कोई सरपंच ही नहीं है, वार्ड पंच ही नहीं है, मेरी सिफारिश करने वाला। पीछे मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल खाली था। मैं जिस कैलू पोस्ट मकान से निकला, मुझे वो कैलू पोस्ट हमेशा के लिए याद था, इसलिए वो रास्ते मैंने नहीं अपनाया। और एक दफे जोधपुर सरदारपुरा लगा हुआ था, जब हमारे SP साहब, खन्ना साहब करके SP थे, उनकी बदली हुई, तो बड़े स्तर पर सब अधिकारियों की वहाँ है, खन्ना साहब को पार्टी का आयोजन किया गया। उस पार्टी में बड़े बड़े अफसर आए, पुलिस वाले, थानेदार वगैरह सभी। तो शाम को जब हम पार्टी में बैठे थे तो टेबलें लगी हुई थी, सबके हाथ में बोतलें थी, सबके हाथ में गिलासें थी, और मेरे पास में कोका कोला की बोतल थी। तो हमारे DIG साहब जोधपुर घूमते घूमते सबसे बात करते करते आए, और फिर मेरे पास आए और पूछा कि मिस्टर जीवन राम, तेरे हाथ में ये क्या है? मैंने कहा, सर ये तो कोल्ड ड्रिंक है। कोल्ड ड्रिंक है? अरे तू कैसा थानेदार, नया थानेदार होते हुए तू ये कोल्ड ड्रिंक की बोतलें पीता? तू थानेदारी नहीं कर सकता, तेरे को वापस घर जाना पड़ेगा। जब तक तू ये 2 चीजें नहीं खाएगा पिएगा, थानेदारी सक्सेस नहीं। लेकिन मेरा ये दृढ़ विश्वास था कि मैं ऐसे मादक द्रव्य नहीं खाऊंगा, और पुलिस के डिपार्टमेंट में रहते हुए दाल रोटी खा करके मेरा जीवन बीता। तो उन्होंने ये कहा, फिर कहा कि तेरे को वापस जाना पड़ेगा। मैंने कहा, सर अगर मैं पुलिस में सक्सेस नहीं हुआ तो वापस जाके मैं मेरा खेती बाड़ी मजदूरी करना शुरू करूँ, लेकिन ये चीजें मैं नहीं खा सकता, मेरे आत्मा नहीं कहती। मेरे को मैं शुरू से, जन्म से, मेरी समझने के बाद मैं शिव जी का परम भक्त, परम सेवक था। इसलिए मेरे को आत्मा नहीं मानती थी कि ऐसे मादक द्रव्य खा के मैं शिव जी के मंदिर में जाऊंगा। इसलिए आज दिन तक ही मेरा जीवन है। बोतल कैसे खोलते हैं ये मेरे को अभी तक खोलना नहीं आता। तो
ये था मेरा जीवन। इसलिए साधुवाद है आपको, आपने कभी समझौता नहीं किया, आपने कभी भी समझौता नहीं किया पुलिस की नौकरी में रहते हुए। इस समय तो जो है काफ़ी आप जैसे लोग भी पुलिस के अंदर है, लेकिन एक तरह से देश आज़ाद होने के बाद में आप पहले थानेदार हैं और देश आज़ाद होने के बाद में आपने वेरीफाई भी कराया, वेरीफाई भी अपने जो अफसरों से करवाया कि क्या मैं ही देवासी समाज का पहला थानेदार हूँ। तो वेरीफाई के रूप में डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए गए इनके अफसरों द्वारा कि हाँ आप ही देवासी समाज के पहले थानेदार हैं। श्री गंगानगर में आपको मारवाड़ी थानेदार के रूप में जाना जाता था और जालोर सिरोही के अंदर कई बार कलेक्टर और एसपी भी आपको बुलाते थे, कई चीज़ें सॉल्व करवाते थे। कई बार कोतवाल आपको ही वापस बनाए जाने के लिए जनता ने मांग की, वो आएंगे तो ही क्राइम खत्म होगा। क्या इस प्रकार की बातें जो हमने सुनी वो भी सही है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। मैं सिरोही कोतवाल 2 बार रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर। एक बार ऐसी समस्या आ गई एसपी साहब के सामने कि जो सिरोही के कॉलेज के लड़के, बदमाश लड़के जो थे, वो लड़कियों को छेड़छाड़ करना, इस मामले को लेकर के बाजार बंद हुए, हा हुल्लड़ हुआ, जुलूस निकले, सीएम तक बात गई। सीएम तक बात गई। फिर कलेक्टर साहब, एसपी साहब ने इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए मीटिंग रखी और फिर कहा कि इसको कैसे समाधान किया जाए। तो एसपी साहब ने कहा साहब मेरा थानेदार एक ऐसा है, मैं उसको लगा देता हूँ जो आपकी समस्या सॉल्व हो जाए। तो इस बात पे मेरा रातों रात ट्रांसफर सिरोही कोतवाली किया और सिरोही कोतवाली होने के बाद में मैंने पूर्ण शक्ति लगाकर ऐसे बदमाशों के साथ में कठोर कार्रवाई की। उनको जितना ऐसा धंधा करने वाले थे और उनको सबको जेल में डाला। लड़कियों के सामने उठक बैठक निकलवाई, लड़कियों से चप्पल मरवाए। जब जाकर के वो मामला बिल्कुल शांत हो गया और तो उसका समाधान मैंने एसपी साहब ने मेरे को लगाया और मैंने 15-20 दिन के अंदर सारे बदमाशां का इलाज करके शांति कायम कर। देख सकते हैं 30 साल का गौरवमय इतिहास रहा है आपका, आपने पुलिस की नौकरी की है, 30 साल आपने बिताए हैं और बहुत ही अच्छा काम किया और एक अच्छा खासा रुतबा आप रखते थे। इस समय आपकी क्या एज हो गई आपकी? इस समय मेरी एज 81 है, 81 रनिंग है। और शुरू से मैं पुलिस डिपार्टमेंट में जो चीज़ें खानी पीनी चाहिए, जो आदमी का डेली का रूटीन होता है खाने पीने में, वो मैंने किसी तरह के मादक द्रव्यों का उपयोग नहीं किया, न दारू मीट वगैरह वगैरह का किसी तरह का कोई उपयोग नहीं करता था। सिर्फ मैं सात्विक भोजन लेता था और सात्विक जीवन व्यतीत करता था। इस वजह से मेरे साथ आज दिन तक किसी प्रकार की कोई बीमारी भी मेरे शरीर पर नहीं आई और ना मेरे को किसी तरह की परेशानी है। 81 है, ठीक है, वैसे वीकनेस तो आती है, लेकिन और बीमारी वाला मामला मेरे साथ भगवान ने आज नहीं। बिल्कुल नशा पता नहीं किया और बिल्कुल ही चुस्त दुरुस्त और फुर्तीले हैं। इस उम्र में 81 की उम्र में, 81 की उम्र में मिस्टर जीवन राम जी देवासी जो थानेदार के रूप में, एसआई के रूप में आपने एक जीवन बिताया है और बहुत ही अच्छे से कार्य किए हैं। माउंट आबू में आपकी अच्छी वहाँ पर पैंठ है और आपने अच्छी आपकी वहाँ पे होटल्स है, और वहाँ कब आप पहुँच गए और वहाँ पर आपने जो किस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं की? वहाँ मैं मेरा पोस्टिंग ज़्यादातर सिरोही जिले में रहा। तो सिरोही जिले में बड़े बड़े थानों में जैसे शिवगंज है, सुमेरपुर है, सिरोही कोतवाली है वगैरह वगैरह, माउंट आबू रोड वगैरह। तो इस दरमियान में मैंने फिर यही सोचा कि यहाँ इस एरिया में ही बसा जावे, यहीं रहा जावे, रिटायरमेंट होने के बाद में भी कुछ धंधा कर सकेंगे। फिर मैंने वहीं रहना करना शुरू कर दिया और दो एक होटल बना दिए रिटायर होने के बाद में, और रहना करना और आबू रोड में ही तय कर दिया। लेकिन फिर मेरी लास्ट में ये एज 80 आई, जब मेरे को ये महसूस हुआ कि मैं इस दुनिया में आया हूँ वैसे ही चला जाऊँगा। मैंने क्या किया, खाया पिया और जीवन व्यतीत हो जाएगा। तो अचानक मैंने 2020 में मेरा जो कुछ हुआ आबू रोड में
मेरे पास जमीन या प्लॉट थे, बेच करके सिर्फ जनहित में, गौ सेवा में, मंदिर सेवा में जीवन बिताने के लिए और सार्वजनिक लोगों में सेवा करने का भाव बना करके फिर मैं इस गाँव में आ गया। और अभी मैंने नागनेशी माता मेरे कुल देवी का यहाँ गांव के अंदर नया मंदिर बनाया है। आज से 15 साल पहले मैंने रहा था और कृष्ण के मंदिर भी बनाया था और अब मैं लगातार यहीं रहता हूँ। आबू में छोड़ दिया, मेरा परिवार वहाँ रहता है। देख सकते हैं जब भी कोई अफसर रिटायरमेंट होता है तो सीधे गांव वाले उनके पास पहुंच जाते हैं कि आप चुनाव लड़िए, और भामाशाह अगर कोई व्यक्ति वो हो तो और भी लोग पीछे पड़ते हैं। क्या आप रिटायरमेंट एक अफसर भी रहे हैं और आप एक सच्चे भामाशाह भी हैं जो करोड़ों रुपए आप खर्च कर रहे हैं? क्या गांव वालों ने कभी आपको राजनीति में जाने के लिए प्रेरित किया या कोई मांग की? हाँ, मैं जब रिटायर होके आया तो गांव में आने पर लोगों ने तरह तरह के मुझे पद बताए, राजनीतिक पद बताए। आपको सरपंच निर्विरोध बना देंगे, आपको पंचायत समिति का सदस्य निर्विरोध बना देंगे, प्रधान बना देंगे, वो कर देंगे। जब मेरा यही जवाब था, मैंने कहा भाई मुझे किसी तरह का राजनीतिक पद नहीं लेना है और न मैं राजनीतिक में जाना चाहता हूँ। मेरा जीवन अब जो मैं पुलिस सेवा से निवृत्त होकर आया हूँ तो मेरे को तो कुछ जनहित में भगवान की सेवा में बिताना है, इसलिए मुझे राजनीति से कोई शौक नहीं था और न मैं कोई पद चाहता था। लेकिन लोग जरूर मुझे उकसाते थे, साहब हम ये कर देंगे, वो करें, इसे हम आपके साथ, लेकिन मैं इससे खिलाफ था। कुल मिलाकर के राजनीति में आप नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन एक सच्चे समाज सेवी के रूप में आप कार्य कर रहे हैं। मैं आपको अवगत करा दूं, आप ही के कजन ब्रदर जो हैं, चचेरे भाई जो हैं, वो राजस्थान सरकार में मंत्री रह चुके हैं। पूर्व मंत्री है मिस्टर गोवर्धन राइका, वो आप ही के जो है चचेरे भाई हैं। और हम अगर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, दोनों ने ही खाता खोला है। इधर जो एक क्षेत्र जो है मारवाड़ का, उनको मारू बोलते हैं। आप तो पूरे राजस्थान ही पहले थानेदार राइका समाज के, और मारू समाज के जो पहले मंत्री का जो श्रेय जाता है वो गोवर्धन जी राइका को जाता है। ये बात सही है। गोवर्धन मेरे अंकल का लड़का है, मेरा भाई लगता है। भी हम अपेक्षा रखते हैं कि आपने काफ़ी पैसा खर्च किया है मंदिरों के लिए। आने वाले टाइम के अंदर अगर आप अपने खुद के पास में, आपके पास में पैसे हैं और अगर आप झोली फैला के भी निकलते हैं तो आपको कोई मना नहीं करेगा। कुछ शिक्षा के लिए अगर आप कर पाएँ तो उस संदर्भ में ज़रूर सोचें। क्या आप कहना चाहेंगे मेरी इस टिप्पणी के बारे में? इसके बारे में मेरा यही कहना है, मेरे पास मैंने धारणा बना रखी है कि मेरे बच्चों से कोई पैसा नहीं लेना चाहता। मैं मेरी पेंशन, मेरा जो कुछ भी है, जो मेरा कैरियर में पहले मैंने काम किया, उन्हीं पैसों से मैं मेरा काम चलाता हूँ। और ये मंदिर बनाना, गरीबों को सहायता करना, ये कीड़ियों को चुगा देना, गायों को डेली मेरी तरफ से 5-7 किलो की रोटियां जाती है हमेशा। उसके लिए मैंने नौकर अलग रख रखे हैं जो उनको बना करके देते हैं। और सैटरडे के दिन मैं बच्चियों को, जो छोटी बच्चियां होती हैं, उनको बिस्कुट के पैकेट दिया करता हूँ और मेरा काम यही है। तो इसके बारे में मुझे एक जाति वाले 70-80 साल के बुढ़े ने एक बात पूछी कि थानेदार जी ये सब पैसा खर्च कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा पैसा खर्च हो जाएगा सब, तो पीछे हम वो मृत्यु भोज करना चाहते हैं, मौसर करना चाहते हैं, उसके लिए पैसा रखोगे कि नहीं? तो मैंने कहा भाई मैं तो खुद ही मौसर मेरे हाथ से ही करता हूँ, पीछे पेंडिंग मामला छोड़ता ही नहीं हूँ। और इसके बाद में ये मंदिर का संपूर्ण हो जाएगा कार्य, तो मेरा तो 15 दिन हरिद्वार और उधर काशी वगैरह वगैरह यात्रा का प्रोग्राम है। मैं जाऊँगा, मेरी श्रद्धा है जैसी गरीब गुरुओं को देऊँगा और यात्राएं करके फिर वापस जाऊँगा। ये मौसर में मैं विश्वास नहीं करता। ये जाति की पुरानी रूढ़ियाँ हैं, मरने के बाद मृत्यु भोज करते हैं लोग और समाज को नीची श्रेणी में उतारने का काम करते हैं। इसलिए मैं इसके बिल्कुल खिलाफ। हम जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आपके जो है 3 पुत्र हैं,
जी। एक मैं बताना चाहूँगा, सबसे बड़े जो ज्येष्ठ पुत्र हैं निर्मल देवासी, जो ईटीवी संवाददाता रह चुके हैं सिरोही से बहुत पहले, वो भी जो है होटल संभालते हैं। तो आपने जो आपके पास में पोजीशन में थी वो होटल बेच करके आपने वहाँ बेच दिए, लेकिन बच्चों को वहाँ सेट करके आए हैं। आप पीछे और भी प्रॉपर्टी होगी? मैंने मेरे नाम की जो प्रॉपर्टी थी या मेरी वाइफ के नाम की जो प्रॉपर्टी थी वो बेच करके मैं तो इस धार्मिक रास्ते पर जानबूझ करके धार्मिक रास्ते पर आया हूँ और मैं मेरी जिंदगी को संवारना चाहता हूँ और किसी तरह के संसारिक लफड़ों से मैं दूर रहना चाहता हूँ। इसलिए आबू छोड़ करके मैं गांव में आके 2-3 साल से यहाँ बस गया। और फिर मेरे 3 लड़के हैं, सबसे बड़ा निर्मल है, उससे छोटा महेंद्र है, उससे छोटा पवन है। तो उन तीनों बच्चों को मैंने एक होटल, हर होटल में 20-20 एसी रूम और एक रेस्टोरेंट और एक बंगला दे करके सबको अलग अलग कागज बना करके दे दिए हैं। उनके नाम की रजिस्ट्रियाँ करा दी। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। लड़के अपना काम करते हैं, वो अपने सब परिवार वाले थे। कभी कभी जाता हूँ, मिल के आ जाता हूँ। और मेरा खुद का वहाँ पीछे लड़कों को दे रखा। बिल्कुल बिल्कुल। 3 पुत्र जो है आपके। पुत्रियाँ कितनी हैं? पुत्रियाँ 4 है। 4? हाँ 4। 7 भाई बहन है। 7 भाई। क्योंकि अफसर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाया है, तो बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया है? 7 बच्चे हैं, जिसमें 3 लड़के और 4 लड़कियों का एजुकेशन किस प्रकार से आपने करवाया है? आप ही की मुख जबानी हम सुनते हैं। उस जमाने में इन्होंने जो है अच्छी खासी एक पढ़ाई करवाई है। जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है, उस जमाने में 68 में जब मैं डायरेक्ट थानेदार बना था, उस समय हमारी जाति में पढ़े लिखे लोग नहीं थे, न कोई ग्रेजुएट थे, न कोई किसी तरह के पदों पर नियुक्त थे। तो हमारी जाति में ये अंधविश्वास था कि पढ़ा लिखा आदमी बिगड़ जाता है, पढ़ा लिखा लड़का फेल हो जाता है। इसलिए जाति वाले संबंध करना भी नहीं चाहते थे और नहीं पढ़े लिखे को वो लाइक करते थे। तो सबसे बड़ा लड़का है निर्मल कुमार, वो मेरा लड़का ग्रेजुएट है। और उससे छोटा महेंद्र है। महेंद्र पूना यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएट है और एमबीए भी पूना यूनिवर्सिटी से। और तीसरा पवन देवासी है, जो सबसे छोटा है, वो हायर सेकेंडरी इंग्लिश मीडियम में है और फिर होटल धंधे में लग गया था। लड़कियां जो है, एक प्रकाश है, दूसरी अरुणा है और तीसरी भगवती है और चौथी भारती है। भारती और प्रकाश ये दोनों MA B.Ed है और भगवती और अरुणा है, वो दोनों हायर सेकेंडरी। उस जमाने में हमारी जाति में एजुकेशन का बड़ा विरोध था, तो हमारे बच्चों का संबंध करने के लिए ही मैं पूरे राजस्थान में हर जिले में घूमा हूँ कि संबंध कहाँ किया जाए, कैसे किया जाए। एजुकेशन का नाम सुनते ही लोग विरोध करते थे। लड़की को बढ़ा दिया, बहुत बड़ा जुर्म, ये जाति को बिगाड़ देंगे, ये होगा, इस तरह का माहौल था। फिर भी मैंने बच्चों को, मेरी जहाँ तक हुआ, मैंने ग्रेजुएशन कराया, अच्छे इंस्टीट्यूट में एजुकेशन दिलाया और लड़के सब इंग्लिश मीडियम में ग्रेजुएट। पुत्र और पोत्रियां भी जो है, दोहितियां भी पढ़े लिखे हैं सारे? हाँ पढ़े लिखे हैं। दोहिती मेरी भोपालगढ़ में एक दोहिती है, MSc है और MSc BSc में वो फर्स्ट डिवीजन थी। हायर सेकेंडरी में वो लड़की जो भोपालगढ़ तहसील में सभी स्कूलों में टॉपर थी और 5 साल तक अब्रोड में मेरे पास वो बच्ची पढ़ी। और अभी वो MSc है और MSc में कंपटीशन के मामले जो भी आते हैं, इंटरव्यू वगैरह वो देती है। और दूसरी बच्ची है जो पाली वाली बच्ची है, वो दोहिती है, तो वो भी ग्रेजुएट है, वो भी, लेकिन उनका बिजनेस है कपड़े का, वो बिजनेस में जाता है। और बाकी दोहिते हैं, वो दोनों हैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। काफ़ी हमने चर्चाएं की है, काफ़ी कुछ सीखने को भी हमें मिला है। हम आपसे यही पूछना चाहेंगे, अब उस दौर से अब आप जब कभी देखते हैं, झांकते हैं, आसपास लोगों को देखते हैं, काफ़ी
आगे बढ़ा है समाज काफ़ी शिक्षा को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, आप आज कैसा महसूस करते हैं? हाँ, ये सही है। उस पहले वाली स्थिति को देखते हुए समाज काफ़ी आगे बढ़ा है, एजुकेशन भी बढ़ा है और लड़के लड़कियां ज़्यादातर पढ़ते हैं और उस एजुकेशन में किसी प्रकार का समाज का कोई ऐतराज़ नहीं है जो पहले हुआ करता। और पहले लड़की को पढ़ाना तो बहुत बड़ा जुर्म मानते थे जाति में, लेकिन अब बहुत अच्छे एजुकेशन लेकर के लड़के लड़कियां आगे बढ़ रहे हैं। बिजनेस में भी खूब व्यापारी बने हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं। अभी स्थिति कुछ बदल गई और प्रोग्रेस हो रही है, होती रहेगी जैसा बिल्कुल। पढ़ाई में भी कंधे से कंधा मिला करके जो है मातृशक्ति आगे आई हुई है और बाहर भी जो है मातृशक्ति दुकान चलाती है, पति के साथ कंधे से कंधा मिला करके कार्य करती है। बहुत ही गौरवपूर्ण ये विषय हम आपके सामने लेके आए हैं। तो ये थे मिस्टर जीवन राम देवासी, जो राजस्थान के पहले रायका समाज के थानेदार के रूप में चयनित हुए और इन्होंने काफ़ी अच्छी अपनी पुलिसिंग की और नौकरी बिताई है। आप मेरे साथ बने रहिए, फिर एक मशहूर हस्ती के साथ मैं आपका परिचय करवाऊंगा। हाँ, लाइट है ना।